हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट योर बेस्ट 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं वो उनको पढ़ना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि उनमें से काफी क्वेश्चंस इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आ ही जाते हैं। तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें तो आर्टिकल 1, 2, 2A, 3, 4 ये पर्टिकुलरली आर्टिकल्स आपको रटने तो नहीं है ये, लेकिन इन आर्टिकल्स में आपको ये जानना है कि आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बात की गई है। बाकी हल्का सा आप देख लीजिएगा कि पहला आर्टिकल जो है वो नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दूसरा एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। हल्का सा देख लीजिएगा, कभी 1, 2, 3, 4 पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सिटीजनशिप का जो आर्टिकल है पर्टिकुलरली किसी आर्टिकल पे प्रश्न नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछ देता है कि सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 5 से 11 तक सिटीजनशिप, उसमें दे देगा 5 से 11, 6 से 12, 7 से 11 ऐसे दे देगा, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। आप एग्जैक्टली इसको याद रखिएगा। अब देखिए, अगर आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स मतलब 12 से लेके 52 तक, 12 से लेके 52 तक या 51A तक ऐसा आर्टिकल है जिसमें आप कोई आर्टिकल मिस नहीं कर सकते। ये आपको हूबहू आपको ऐसे ही रट लेना है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। यहाँ तक कि जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में जो एक्सप्लेनेशन, जो छोटे छोटे आर्टिकल्स और जोड़े गए हैं, जैसे कि आर्टिकल 21 में क्या क्या है, कई बार उस पर भी पूछ देता है कि कैपिटल पनिशमेंट 21 के अंदर दे सकते हैं कि नहीं। कई बार 19 और 21 में जो राइट टू साइलेंस और राइट टू मूवमेंट पूछ देता है कि 21 में है कि 19 में है। तो 19 में कुछ 2 8-10 राइट्स दिए गए हैं, उसके बाद जो 21 में कुछ दिए गए हैं जिसका लिस्ट है लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है और भी कई सारे बुक्स में दिए हुए हैं। तो आप उनको क्लियरली याद रखिएगा कि कौन 19 और 21 को आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। उसके बाद पूछ देता है कि राइट टू इक्वालिटी कहाँ से कहाँ है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से कहाँ है, विमेन से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल। आर्टिकल 23 और 24 पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इक्वालिटी का 18 तक है, 14 से 18 तक। उसके बाद आपका 19 एक अलग आर्टिकल है जिसमें अलग अलग चीजें दी हुई हैं। 6 प्रकार के राइट्स हैं और 6 प्रकार के राइट्स जो हैं उनको अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद उनके एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है कि 19 के अंदर आप और भी क्या कर सकते हैं। उसके बाद 20 आर्टिकल 21 और 21A तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप मिस कर ही नहीं सकते। 21 का पूरा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 24 पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। उसके बाद राइट टू रिलीजन कहाँ से कहाँ तक है, 25 से लेकर के 28 तक राइट टू रिलीजन है। माइनॉरिटी से 29 और 30 आर्टिकल है। उसके बाद ये 31 के बाद ये 31 ये जान जरूर लीजिएगा, लेकिन इतना ज्यादा ये राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में किसमें दिया गया है, राइट कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रिपील कर दिया गया था बाद में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप मिस कर ही नहीं सकते। उसके बाद 33, 4, 5 आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है। कई बार फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल्स जो होते हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपीज, ये तीनों जो आर्टिकल्स हैं ना, इनमें कुछ कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो लगभग सेम दिखते हैं, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये इन सबसे रिलेटेड आर्टिकल्स। तो कई बार पूछ देगा और बोलेगा कि ये किसमें है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है कि डीपीएसपी है कि फंडामेंटल राइट है। तो आपको क्लियरली पता होना चाहिए, इस बारे में भी आप काफी क्लियर रहिएगा। जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड राइट्स जो होते हैं, एससी एसटी से रिलेटेड राइट्स जो होते हैं, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स जो होते हैं, वुमेन से रिलेटेड राइट्स जो होते हैं, ड्यूटीज, राइट्स या डीपीएसपी, तीनों में से पूछ देगा और बोलेगा ये आर्टिकल किसमें है। तो आपको ये थोड़ा क्लियरली पता होना चाहिए। तो डीपीएसपी भी आपको पूरा पता होना चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि आपको 51 तक, 51A तक यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज,
जो 11-12 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, रटे भले ही ना, लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए आपको कि ये पर्टिकुलरली जो चीज है वो फंडामेंटल ड्यूटी में ही है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से प्रेसिडेंट से आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट में पहला तो आर्टिकल आपको याद रखना है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा आर्टिकल आपको एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन किसके अंदर होती है, वो प्रेसिडेंट में होती है। ये इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन, देखिए प्रेसिडेंट के लिए वैसे सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 54-55 उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आप आ जाएंगे टर्म ऑफ ऑफिस, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप सीधे आ जाएंगे आर्टिकल 63 और 64 पे। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वाइस प्रेसिडेंट के पास एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट बनने की पावर होती है, मतलब वो ही बनते, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन वो होते ही हैं। उसके बाद इसमें एक आर्टिकल और इम्पोर्टेंट होता है कि जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं, 65, ये भी आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज अ प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कॉजल वैकेंसीज। कॉजल वैकेंसीज मतलब या उनकी डेथ हो जाए, या सडनली उनको बहुत बीमारी हो जाए, या कहीं बाहर चले गए हैं, जैसे एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये 3 आर्टिकल्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद अगर हम आते हैं कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो आर्टिकल नंबर 72 पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 73, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये चारों आर्टिकल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनियन मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल, या चारों आर्टिकल्स आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 76 पे अक्सर ही क्वेश्चन पूछ लेता है, 70 पूछ लेता है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किस आर्टिकल के अंतर्गत है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस किस आर्टिकल के अंतर्गत देते हैं। तो ये चारों आर्टिकल्स बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको छांटना ही नहीं है, वो चारों पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखिए 79, 80, 81, 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद पहले काउंसिल ऑफ स्टेट की बात की गई है, उसके बाद हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा की बात की गई है। क्योंकि रीएडजस्टमेंट अभी जल्दी ही हुआ है, तो रीएडजस्टमेंट से रिलेटेड आर्टिकल आप याद कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 82। इसके बाद ये सब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा सीधे सीधे, इसको ये पूरा छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आर्टिकल आता है आपका 102। 102 आर्टिकल बेहद इंपॉर्टेंट है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, जिसमें स्पीकर जो होते हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन कर देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद 105 जिसमें प्रिविलेजेस और पावर्स दी गई हैं। 108 ज्वाइंट सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 109 नहीं इंपॉर्टेंट है। 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल दी गई है। 111 एसेंट ऑफ बिल्स, प्रेसिडेंट इसके अंदर एसेंट ऑफ बिल्स मतलब उन स्वीकार कर लेते हैं बिल को। और 112 फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट। बजट डायरेक्टली लिखा नहीं है, सिर्फ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या बजट एग्जैक्टली वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो नहीं, उसकी जगह पे क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 113 इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर उसका 114, 15, 16 अप्रोप्रिएशन बिल, सप्लीमेंट्री एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स और वोट्स ऑन अकाउंट, ये वाला। उसके बाद 117 स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 120 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। 121 रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, मतलब आप 121 में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है, पार्लियामेंट में आप क्या डिस्कशन नहीं कर सकते। जुडिशरी के बारे में अगर किसी जज के बारे में कोई शिकायत मूव नहीं कर रही है, तो आप बिना वजह जज के बारे में डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं कर सकते। तो ये 121 में रेस्ट्रिक्शन दिया गया है। उसके बाद आप 124 में आ जाते हैं, सॉरी 122 में आ जाते हैं, कोर्ट्स नॉट टू बी इंक्वायर्ड इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। कोर्ट के बारे में पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में आप बात नहीं कर सकते। उसके बाद 123 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेंस के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहला आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात की गई है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल 29 बहुत इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड।
उसके बाद ये सब आर्टिकल्स हालांकि ज्यादा पूछते नहीं है, जो 31 है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एपलेट ज्यूरिडिक्शन, फिर उसके बाद appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals from the High Court, appellate jurisdiction of Supreme Court in appeals of the High Court to be civil matters और criminal matters। तो ये सब थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद 137 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन है आपकी, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए जजमेंट को रिव्यू कर सकता है, उसको रिवाइजरी ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। उसके बाद 142 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको क्यूरेटिव पिटीशन भी कहा जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन भी किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 142 के अंतर्गत है। और कंप्लीट जस्टिस किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो वो भी 142 के अंतर्गत आता है। और 141 भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछ देता है कि लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो लॉ डिक्लेयर कर दिया, बाकी कोर्ट्स को उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। और आर्टिकल 143 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट अगर कोई उनको प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करके पूछ सकते हैं कि पर्टिकुलरली इस प्रॉब्लम पे हमको प्लीज एडवाइस दीजिए। अब वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दो प्रकार के मैटर्स यहाँ होते हैं, कुछ मैटर्स पे एडवाइस देना कंपलसरी नहीं होता है, कुछ मैटर्स पे एडवाइस देना कंपलसरी होता है। तो नॉन कंपलसरी वाले मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है। इसके बाद इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, इसको एकदम छोड़ दीजिए। उसके बाद आ जाइए ऑडिटर जनरल। ऑडिटर जनरल में इतना बस आपको जानना होता है कि कहाँ से कहाँ तक है, और ऑडिटर जनरल के बारे में बात किस आर्टिकल में की गई है? तो 148 में की गई है। बाकी याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक है ये आपको जानने की जरूरत है। अब आ गई गवर्नर की बात। गवर्नर में आपको पहला तो जानना ही है, 152 डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया गया है। दूसरा देखिए, अब जैसे हम लोग ये जानते हैं कि 151 तक सेंटर चलता है, उसके बाद 152 से स्टेट शुरू हो जाता है। तो बहुत लोग को ये कंफ्यूजन हो जाती है, तो 152 से स्टेट शुरू हुआ तो उसमें ही गवर्नर के बारे में दिया होगा, लेकिन 152 में गवर्नर के बारे में नहीं दिया है। 152 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट दिया है। सबसे पहले हम स्टेट जानेंगे, तभी तो जानेंगे गवर्नर क्या है। तो उसमें सबसे पहले स्टेट दिया हुआ है, उसके बाद तब 153 में जाके देता है गवर्नर्स ऑफ द स्टेट। उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट जो होती है गवर्नर में लाई करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर और टर्म ऑफ द ऑफिस, मतलब उनको कैसे हटाया जा सकता है। तो गवर्नर जो होते हैं वो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करते हैं। तो जब प्रेसिडेंट को मन किया उनको अपॉइंट कर दिया, जब प्रेसिडेंट को मन किया उनको हटा दिया। उसके बाद इसमें और कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। 161 पार्डनिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जान लीजिएगा बस। अब फिर अगेन जिस तरह से सेंटर में मैंने बताया कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, सेम वे में स्टेट में भी वही चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टेट मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल, ये आर्टिकल फिर से स्टेट में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना सेंटर में था। अब जैसे 163 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर को एडवाइस करते हैं। अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर, ये 64 को आप मिस कर सकते हैं। देखिए 163, 165, 167 और 161, ये 4 आर्टिकल्स, मतलब 61, 63, 65, 67। तो ये जो चारों आर्टिकल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ये और ये चारों आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद फिर लेजिस्लेचर में ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब जनरली पूछता नहीं है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है, वो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉम्पोजिशन 169 बहुत इंपॉर्टेंट है, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश या क्रिएट किस आर्टिकल के अंतर्गत कर सकते हैं? तो 169 के अंतर्गत कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बिल रिजर्व करने का जो आर्टिकल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये असेंट टू बिल 200 और बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल के तहत जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट के काम करने के लिए बिल को, स्टेट बिल को रिजर्व कर सकते हैं? तो वो 201 के अंतर्गत है। उसके बाद 202 स्टेट का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब स्टेट का बजट है। तो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इधर कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। उसके बाद ये जैसे ऑर्डिनेंस
का पावर जो स्टेट के पास होता है, गवर्नर प्रेसिडेंट के पास होता है, सेम गवर्नर के पास भी होता है, तो वो 213 है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां 123 है, यहाँ 213 है। अब हाई कोर्ट्स में आ गए। हाई कोर्ट्स में सबसे वहां पे था 129 आर्टिकल जो था सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यहाँ पे 215 है हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। मतलब कि हाई कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का क्या मतलब हुआ, जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी जजमेंट्स हाई कोर्ट के होंगे वो रिकॉर्ड के तौर पे हमेशा के लिए यूज किए जा सकते हैं। उसके बाद सैलरीज, ट्रांसफर, ये सब ज्यादा नहीं पूछता है किसी जज के बारे में, तो इसको आप एकदम सीधे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 226 नंबर आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, वो ये पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स। ये रिट्स वाली जो है, रिट्स वाली जो पावर है ना, वो इंपॉर्टेंट है 226। तो यहाँ पे आपको दो आर्टिकल्स याद रखने हैं, 215 और 226। और आर्टिकल्स, और एक बात और जान लेना है जरूर आपको कि कहाँ से कहाँ तक हाई कोर्ट्स के बारे में दिया गया है, मीन्स कि 214 से 232। लेकिन ये नहीं याद रखने की जरूरत है कि किस किस आर्टिकल में क्या क्या दिया गया, बस दो ही आर्टिकल्स आप अच्छे से पढ़िए, दो ही आर्टिकल्स के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में आप सिर्फ इतना जानिए कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, 233 से 238। बस इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है। यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी में कहाँ से कहाँ तक यूनियन टेरिटरी के बारे में दिया गया है, स्पेशली दिल्ली के बारे में किस आर्टिकल में दिया गया है, तो 239 ए जो है वो दिल्ली के बारे में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। उसके बाद 241 भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 241 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यूनियन टेरिटरीज के हाई कोर्ट के बारे में बात की गई है। अब देखिए पंचायत की बात आ गई। पंचायत तो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेफिनेशन, ग्राम सभा, ये सब पंचायत में नहीं। पंचायत में DITY, मैंने 4 आर्टिकल्स बताए थे आपको। डी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स अलग अलग विमेन, SC ST OBC के लिए। उसके बाद आई में बात की गई है, देखिए DITY, आपको यही पढ़ना है, DITY। DI पंचायत से रिलेटेड है, TY आपका म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो डी 243D रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पंचायत में, 243I कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फिनेंस कमीशन टू रिव्यू द फिनेंशियल पोजीशन, मतलब फिनेंस कमीशन के बारे में बात की गई यहाँ पे। और एक के आर्टिकल है, के भी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्शन की बात करी, स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करता है। उसके बाद आप म्यूनिसिपैलिटीज में आ जाएंगे। म्यूनिसिपैलिटी में T रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, Y फिनेंस कमीशन, और यहाँ पे इलेक्शन के बारे में जो बात की गई है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ये 243ZD डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। और इलेक्शंस ZA इलेक्शंस टू द म्यूनिसिपैलिटीज। इतने आर्टिकल्स यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर हम आर्टिकल की बात करें, वैसे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली आर्टिकल्स तो वही इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना, कब बना, कौन सा पहला पंचायत बना, क्या क्या कमेटीज हैं, किन किन कमेटीज ने क्या क्या रिकमेंड किया। तो ये सब चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लक्ष्मीकांत या अलग बुक्स में पढ़ सकते हैं। अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करें, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज में एज सच कोई आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत जोड़ा गया था। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में लगभग 3 जगह बात की गई है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत, दूसरा 43B में इसको ऐड किया गया था 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, और तीसरा कि पार्ट 9B में आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT तक इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट किया गया था। तो इस तरीके से आपको तीन चीजें जानने की कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में जरूरत है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और चीज है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में, ये तो आप जरूर जान लीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के जो ZH से लेके ZT तक के आर्टिकल। अब यहाँ पे एक आता है इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड। मेंबर ऑफ द बोर्ड में 2016 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा था कि
इलेक्शन ऑफ जो बोर्ड होते हैं, एक बोर्ड में कितने मेंबर्स होते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के, तो एक बोर्ड में 21 मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बस एक ही चीज आपको जानने की जरूरत होती है, बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट आते हैं शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। बस यहाँ पे भी आपको यही जानना है कि किस किस आर्टिकल में दिया गया है, 244 और 244A। सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सा आर्टिकल आपको जानने की ज्यादा जरूरत है, तो इसमें आर्टिकल नंबर 248, 249, 250, 251, 252 और 253, इतने आर्टिकल्स आपको जानने की जरूरत है। रेजिडुअरी पावर ऑफ दिस किस में होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू मैटर, स्टेट लिस्ट में कोई अगर मैटर है तो उसको पार्लियामेंट कैसे बनाएगा, उसकी पावर। उसके बाद पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विथ रिस्पेक्ट टू, देखिए 49 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि राज्यसभा जब कहती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट लिस्ट के इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक बनाना है लेजिस्लेशन, तो फिर सेंटर बनाता है, पार्लियामेंट बनाता है। तो ये 49 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये वैसे तो 48, 49, 50, 51, 52, 53 सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन 49 और 53 ये दोनों इनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेजिस्लेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स 253, तो इस तरीके से ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। इस तरीके से आप यहाँ पे इतने आर्टिकल्स याद कर लें, इससे ज्यादा यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं सेंटर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। अभी तक हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस की बात कर रहे थे, अब एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में 256 और 257, क्योंकि इन आर्टिकल्स के तहत सेंटर जो है स्टेट को डायरेक्ट करता है कि आप ये काम कीजिए, और अगर आपने नहीं किया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर माना जाता है, इसलिए 56 और 57 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 63 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट काउंसिल ISC। और 62 भी इंपॉर्टेंट है, 262 एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जब कोई डिस्प्यूट होता है रिवर वगैरह के रेस्पेक्ट में, तब वहां पे एडजुडिकेशन के लिए सेंटर आता है सामने। अब देखिए फाइनेंशियल रिलेशंस में आप 266 और 267 जानिए कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया के बारे में 266 और 267 के बारे में बात की गई है। उसके बाद आर्टिकल 275 grants from the union to certain states, 275, 280 फाइनेंशियल कमीशन की बात की गई है। उसके बाद 292, 293, 292 बोरोइंग बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बोरो करती है बाहर से, और बोरोइंग बाय स्टेट, और स्टेट अगर सेंटर से या कहीं बाहर से बोरो करता है, तो ये दोनों आर्टिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर आप जानते रहिएगा कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे फाइनेंशियल रिलेशन है तो 264 से 293 तक है। अब जैसे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो ये 294 से 300 तक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी एग्जाम में आज तक पूछा नहीं गया, तो इसको आप सीधे कैंसिल कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये जरूर आप याद कर लीजिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी में पूछता है किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया, तो 44th अमेंडमेंट के तहत हटाया गया, ये आप जरूर याद रखिएगा। उसके बाद अगला जो है वो 301 से लेके 307, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानना है कि ट्रेड कॉमर्स से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो 301 से 307 तक है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ पूछता नहीं है कभी। पब्लिक सर्विस कमीशन में आर्टिकल नंबर 350, 300, उसके बाद आ जाते हैं पब्लिक सर्विसेज में। पब्लिक सर्विसेज में 312 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में किस आर्टिकल के बारे में पूछा गया है, और ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की पावर किसके पास है। एक राज्यसभा है जिसके पास स्पेशल पावर है कि 312 के तहत ऑल इंडिया सर्विसेज के क्रिएट करने के लिए रिकमेंड कर सकता है। उसके बाद आता है पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन जो जैसे यूपीएससी है, तो उसके बारे में बात की गई है आर्टिकल नंबर 315 में, ये याद करना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है जो आपको यूपीपीसीएस में पूछा जाए। ट्रिब्यूनल से रिलेटेड आर्टिकल जरूर जान लीजिएगा कि 323A, 323B में सिर्फ यही जानिएगा कि आर्टिकल है
क्या है डिटेल में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ यही पूछता है कि आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक हैं। इलेक्शंस, इलेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, 324 से 329। उसके बाद 324 में क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो सुपरिंटेंडेंट डायरेक्ट और कंट्रोल करे रिलेशंस को, इलेक्शंस को। उसके बाद एडल्ट सफरेज, उसमें पूछता है कि एडल्ट सफरेज किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो एडल्ट सफरेज जो है वो आपको दिया गया है आर्टिकल नंबर 326। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मतलब वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल के तहत है। तो बहुत लोग 326 और 327 में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, यही है। उसके बाद आता है स्पेशल प्रोविजन टू सर्टेन क्लासेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। इसमें एक चीज याद रखनी है कि एग्लो इंडियंस को अब जो पहले रिजर्वेशन दिया जाता था वो हटा दिया गया। जैसे यहाँ पे लिखा है ना कि ये पुरानी चूंकि बुक है, इसमें लिखा है कि रिजर्वेशन ऑफ द एग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द हाउस ऑफ द पीपल, लेकिन अब चूंकि रिजर्वेशन हटा दिया गया, अब रिजर्वेशन है ही नहीं, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। ये इसमें इसमें आर्टिकल नंबर 30, 31, 32 और 33, ये 4 आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर ये कमीशंस के बारे में 338, 338A और 340। ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में 343 के बारे में तो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात ही की गई। सबसे पहले आप ये जानिए कि ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहाँ से कहाँ तक है, तो 343 से लेके 351 तक है यहाँ पे। इसके बाद आपको जानना है कि एक कमीशन बनाने की बात 344 में की गई है। उसके बाद आपको इधर कोई आर्टिकल जानने की जरूरत नहीं, उसके बाद आप सीधे यहाँ आ जाइए, जो अक्सर ही पूछता है एग्जाम में कि मदर टंग के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई, स्पेशल ऑफिसर बनाने के बारे में किस आर्टिकल में बात की गई है, और हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किस आर्टिकल में बात की गई है। तो ये तीनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। देखिए इमरजेंसी से रिलेटेड तो सारे आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 352 से 360 तक इमरजेंसी, इसको बहुत डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। इमरजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इमरजेंसी से रिलेटेड आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है। 352 में इमरजेंसी लगाई जाती है, नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात की गई है। 356 में स्टेट इमरजेंसी के बारे में बात की गई, जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। और 360 में आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात की गई। आज तक हमारे वहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी लगाया नहीं गया है। उसके बाद ये बस आपको जानना है कि 361 क्या है और 365 भी कुछ कुछ इमरजेंसी से रिलेटेड है कि जब इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विथ, मतलब या जब स्टेट जो होते हैं सेंटर के डायरेक्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर माना जाता है। तो ये 365 काफी इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 368, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कितने प्रकार के अमेंडमेंट होते हैं, कितने कितने मेजोरिटी से अमेंडमेंट होते हैं, ये भी आपको जानने की जरूरत है। ऑफिशियल लैंग्वेज में अमेंडमेंट होता है तो हमेशा वो सिंपल अमेंडमेंट माना जाता है, सिंपल मेजोरिटी से होता है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजन, जैसे देखिए ये आपको मैंने अपने एक उसमें बताया था, एक वीडियो में बताया था कि ये 370 तो स्पेशल स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, अब हट गया ये। अब आपका आता है 371 से लेकर 371J तक, ए से लेकर जे तक। इसको हमने क्या बताया था, नाम आस माजक, MAGK, मीन्स कि नाम से नागालैंड, एन से ए से आसाम, एम से मणिपुर, नाम। उसके बाद जैसे ABCD, ये 3 3 6 6 4 10 स्टेट्स हैं टोटल, ए से लेके जे तक। तो ए में नागालैंड है, बी में असम है, सी में मणिपुर है, डी में आपका है आंध्र प्रदेश, ई में भी आपका आंध्र प्रदेश ही है। उसके बाद सिक्किम है एफ में। इस तरह से आप नाम आसमाजक करके आप याद कर सकते हैं, कभी कभी मैच में पूछ देता है और बहुत डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सब आर्टिकल्स कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको स्किप कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिखा है नाम आसमाजक,
बस ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इनको ऐसे स्किप कर दीजिए। तो इतने आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में हैं जो आपको याद करने की जरूरत है, और आप अच्छे से पढ़िए। जब आप घटना चक्र या बुक पढ़ेंगे तो आपको ये आर्टिकल्स और ज़्यादा अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जब आप इनको पढ़ रहे हैं तो आप इनको, जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जो जिन फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और ड्यूटीज के जो आर्टिकल्स हैं उनको डिटेल में अच्छे से पढ़िए, क्योंकि वो प्री और मेंस में भी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। आर्टिकल्स आपको याद रहेंगे तो आप मेंस के आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी के बारे में भी आर्टिकल आया, फाइनेंस कमीशन के बारे में आया, ऑडिटर जनरल के बारे में आया, कैग के बारे में आया हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, किसी के बारे में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे ज़रूर मेंशन करें कि यहाँ से यहाँ तक इस पर्टिकुलर बॉडी के बारे में दिया गया है, या इस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन के बारे में दिया गया है, इस आर्टिकल में कैग के बारे में दिया गया है, इस आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। तो जब आपको ये पता रहेगा तो आपका वैल्यू एडिशन आंसर में हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।